हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 की जो फिज़िक्स है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बच गया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एटलीस्ट उसको कवर कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज़ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपका आंसर सही है तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो ये क्या है कि ये पूरी हमारी सीरीज़ है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली हम कोशिश करेंगे कि 200 प्लस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, और जिसमें कि हम लोगों का ये पहला वीडियो होने वाला है। कोशिश करूँगी कि 4 से 5 दिन के अंदर ही हमारी ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ योर मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंसेस डन बाई, कि जो लार्ज डिस्टेंस की मेजरमेंट है उसको किस तरीके से किया जाता है। देखो, जिस बच्चे को हिंदी में समझना वो यहाँ से हिंदी में देखेगा, यहाँ पर ये मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को जैसे समझना है वैसे समझो। तो क्या होता है ना कि जो लार्ज डिस्टेंस होता है उसका अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो मीटर स्केल, एक बात बताओ, फुट्टा लेके मतलब स्केल को लेके क्या आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को नाप सकते हो? मैं कहूँ कि यहाँ से सूरज तक की दूरी कितनी है, तो क्या जाके स्केल से ऐसे नापते रहोगे? ऑफ कोर्स नहीं नाप सकते, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, पैरालेक्स मेथड। जी हाँ, पैरालेक्स मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि आप क्या करते हो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को आप इजीली मेज़र कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस मेथड। ये डिस्टेंस मेथड क्या होता है? वहाँ पे एक चल के जाओगे, फिर एक एक ऐसे नापते रहोगे कि हाँ कितना मैं चल के गया उतना बोलोगे। पोजीशन मेथड, यार पोजीशन मेथड क्या होता है कि आज मैं धरती पे थी, कल मैं मतलब सूरज पे चली गई, फिर मैंने कहा कि अब डिस्टेंस नापो। भाई डिस्टेंस कैसे नापोगे? ऐसे थोड़ा ना नाप लोगे हवा हवा में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज लिंक टू अ सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक, द नंबर ऑफ द क्लॉक्स आर। कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिंक्ड है आपके एटॉमिक क्लॉक से, तो जो नंबर ऑफ क्लॉक मतलब कितने क्लॉक लगाए गए हैं ताकि हम लोग के इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हम लोग निकाल सके। जो हमारी घड़ी होती है उसमें टाइम के लिए हम लोग को बहुत बड़ा डील करना पड़ रहा है इंडिया के लोगों को, उसके लिए उन्होंने 4 क्लॉक्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो 4 जो है सीजियम के एटॉमिक क्लॉक लगाए गए हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए आंसर जो है वो आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सपोज ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज नियर 3.578। मान लो कि मेरे टीचर ने बोला कि देखो वैल्यू जो है वो 3.578 है। ठीक है, लेकिन उसने मुझे पहले नहीं बताया, उसने वो बाद में मुझे बात बताई। उसने बोला कि जाओ जाके रीडिंग लो डिफरेंट स्केल से। तो मैं गई, मैंने रीडिंग ली। मैंने कहा, एक बच्चा था उसने बोला 3.5 सेंटीमीटर है, अगले बच्चे ने कहा कि 3.38 सेंटीमीटर है, तीसरे बंदे ने कहा कि 3.372 जो सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट का लेंथ है, उसने इस तरीके से बोल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप ये बताओ, स्टेटमेंट देखनी है, फिर बताना है कि उसमें से कौन सी बात सही कही जा रही है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट, कि क्या पहला वाला मोर एक्यूरेट है? एक्यूरेट का क्या मतलब होता है कि वो सही आंसर है। देखो 3.5 सही आंसर है, 3.38 कैसे सही हो सकता है यार? 3.3 तुम पहले ही गलत बोल रहे हो। इसका मतलब फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट, इसका मतलब ए वाली स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 3.38 सेंटीमीटर यूजिंग दी 0.01 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन स्केल। ये कह रहा है कि मतलब सेकेंड वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। यार सेकेंड वाला कैसे एक्यूरेट हो जाएगा? सेकेंड वाला ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, पहली बात तो। थर्ड इज मोर प्रिसाइज, क्या थर्ड वाला ज़्यादा प्रिसाइज है? देखो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा डॉट के बाद भी मैं वैल्यू निकाल पा रही हूँ, जितना ज़्यादा मैक्सिमम डॉट्स तक मैं निकाल रही हूँ वो मेरी रेजोल्यूशन पावर, वो मतलब मेरी प्रिसाइज वैल्यू, कि मैं एकदम प्रिसाइज वैल्यू निकाल रही हूँ कि हाँ मैम ये तो 3.372 है, चाहे मैं गलत निकाल रही हूँ, चाहे मैं गलत निकाल चुकी हूँ, बल्कि 3.5 समथिंग आना चाहिए था फिर भी मैं, बट दिस इज मोर प्रिसाइज, यू नो। यही होता है फिजिक्स, इसी को फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो पहली स्टेटमेंट है और जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है दोनों ही ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एरर इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि आखिरकार कौन सा एरर ऐसा है जो कि रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से की वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। उसको लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम इंटरवल इज,
कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल में निकालना है कि सबसे कम किसका है, फिर ज़्यादा किसका है, फिर ज़्यादा किसका है, आपको ये बताना है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो एज ऑफ इजिप्शियन पिरामिड है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पेन। ह्यूमन लाइफ स्पेन टोटल लगभग कितनी होती है, 100 साल होती है, मान के चलो, है ना, लगभग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ को चक्कर लगाने में कितना लगता है, उसको तो 1 ही साल लगता है, जबकि 100 साल हमारी वो है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कांट रिजॉल्व पार्टिकल विद साइज स्मॉलर देन, कि एक जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है वो किस मतलब कितने से ज़्यादा स्मॉल साइज को नाप नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको वो बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वो नहीं कैलकुलेट कर सकता है। अगर नॉर्मल रेंज ऑफ वेवलेंथ में देखा जाए तब, जब 4000 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम जो हमारा लाइट रेंज होता है, विजिबल लाइट रेंज, उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट आर, कि इनमें से इनकरेक्ट आपकी स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो आपका यहाँ पे हम देखें कि ये बोल रहा है कि पहला वाला बोल रहा है कि 0.06900 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सही कह रहा है। क्योंकि देखो अगर आपका क्या होता है कि पॉइंट के बाद कोई जीरो है तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, बल्कि उससे पहले तक भी जो भी जीरो है वो फालतू है। लेकिन किसी नंबर के आने के बाद अगर कोई जीरो लगाया जाता है तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, तो इसका मतलब ये सही है, कोई लोड की बात नहीं है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें, ये भी सही है, क्योंकि भाई मतलब डॉट के बाद आपके 4 अंक आ रहे हैं, कोई लोड नहीं, उसके जीरो को कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे बोल दिया इसने कि 2 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, कि कितने स्टेटमेंट जो है इसमें आपके सही हैं, वो आपको बताना है, बस नंबर ऑफ स्टेटमेंट बताना है, ज़्यादा आपको उंगलबाजी नहीं करनी है इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले उसको देखें तो ये कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, बिल्कुल ही कतई गलत कह रहा है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, नॉट दिस मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन कतई गलत है, ठीक है। बी वाले को देखते हैं। बी वाला कह रहा है कि वन पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ द 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो ये तो क्या बोल रहा है कि आपका जो स्फेरो 1 पार्सेक होता है वो डिस्टेंस होता है एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट का, तो ये सही कह रहा है। एक जो एमयू होता है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप होता है, ये भी सही है। कह रहा है कि स्फेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर एंगल ऑफ द स्फेरिकल बॉडीज, ये तो गलत कह रहा है। स्फेरोमीटर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं मेजर द लेंथ लाइक द स्क्रू गॉज, जैसे कि 10⁻⁵ मीटर तक का मतलब चीज़ें हम मेज़र करते हैं, एंगल मेज़र नहीं करते, लेंथ मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 के लिए आंसर नंबर बी जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपकी सही है और जो पहली और 4th स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या है, आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज, कि कौन सा वाला सबसे प्रिसाइज है। तो देखो प्रिसाइज कहते हैं कि आप कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही बारीकियों से आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला 6.00, फिर यहाँ पे है मिलीमीटर, यहाँ पे किसी बंदे ने निकाला है मीटर में, किसी ने निकाला है सेंटीमीटर में, किसी ने निकाला है किलोमीटर में आंसर को, ठीक है। तो क्या देखो सारे जो डेसिमल के प्लेसेस है वो लगभग सेम है, लगभग क्या सेम है बल्कि सेम ही है। तो जो लीस्ट यूनिट है वो मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मिलीमीटर में आंसर निकाल के आए हो, ठीक है, तो आपको अच्छा बोला जाएगा। तो 9th का आंसर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो जिससे कि हम मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, वो बेसिकली क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मास एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल को निकालने के लिए, या डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने अब उसकी बात करें तो द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड, कि कोई जो पार्टिकल है उसका लोकेशन चेंज हुआ है, ठीक है। व्हाट कैन बी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो हम लोग उसके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिकली उस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं।
तो देखो लोकेशन अगर चेंज हुआ है, अगर लोकेशन चेंज हुआ है तो इसका मतलब डिस्टेंस उसने कुछ तो कवर किया ही होगा, ये बात तो बहुत ही फिक्स्ड है, ठीक है। बात रही डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपका तभी जीरो होता है जब आप क्या करते हो, इसी पॉइंट से स्टार्ट होके वहीं पे आ जाते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका कब जीरो होता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम होता है। डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता अगर लोकेशन आपकी चेंज हुई है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि हाँ जहाँ पे बंदा था वहीं पे दोबारा आ गया, ऐसा नहीं बोला है। तो इसका मतलब बोथ कांट बी जीरो, कि दोनों में से कोई भी जीरो यहाँ पे नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, आराम से मूव कर रहा है, कोई लोड की बात नहीं है, तो ये कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग निकालें, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मैं वेलोसिटी निकालूं और उसी पॉइंट पे मैं उसका स्पीड निकालूं, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का अगर मैं वहाँ पे क्या करूँगी, रेशियो कर दूंगी, तो क्या होगा भाई, ऑफकोर्स दोनों की वैल्यू सेम होगी। वो अगर पहला एक्स है तो दूसरा भी एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसको काटोगे तो वन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल टू वन। तो सेकंड का जो आंसर सही है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी बंदे ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो जीरो है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक बात बताओ, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं है, तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम्हें कहीं ना तो चलना है ना जाना है ना कुछ डिस्टेंस तुमने कवर किया है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा भाई, एक बात बताओ, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन तो क्या ही चेंज होगी, तुम तो कतई वहाँ पे खड़े हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए पार्टिकल इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स पाथ में बी, कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, एकदम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कोई लोड की बात नहीं आ रही है उसके में, ठीक है, तो उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, बस आपको ये बताना है, ठीक है। तो उसका जो पाथ होगा वो बेसिकली क्या होगा, पैराबोला होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कभी भी देखो, सॉरी इसमें मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने बोला भी है कि हाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका आंसर हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि एक बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी के पास कांस्टेंट स्पीड हो लेकिन एक्सेलरेशन वेरिंग हो, क्या ऐसा हो सकता है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है वो भी, ठीक है, आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि देखो क्या होता है कि, तो देखो क्या होता है कि मान लो कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ मूव कर रही है, तो इफ अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कोई लोड की बात नहीं, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है, तो अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, मतलब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरिंग हो सकता है, कोई लोड की बात नहीं, उसका एक्सेलरेशन वेरिंग हो सकता है। मतलब आपकी जो ए वाली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी के पास जीरो वेलोसिटी हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड किया जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे, आपको पता है कि जब पैराबोलिक मोशन होता है और जब वो पर्टिकुलर बॉल है या कुछ भी जिसे मैंने फेंका है, तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन उस पर लगता रहता है ग्रेविटी के चक्कर में। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही गलत है, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि एक जो बॉडी है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पहली बात तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, 100% लिखवा के लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब 1 वाला सही हो जाएगा, ओनली सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो बॉडीज है जिसका मास 1 kg और 10 kg है, उसको ड्रॉप किया जाता है साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो एक टावर था, कोई बंदा उसके ऊपर चढ़ गया होगा, उसके पास कुछ काम नहीं होगा तो, ठीक है, उसने क्या किया, उसने पहले 1 किलो का कुछ फेंका, ठीक है,
उसकी मतलब साथ में ही फेंका, बल्कि उसने साथ में क्या करा, एक हाथ में उसने 1 किलो का ले रखा था, दूसरे हाथ में उसने 10 किलो का ले रखा था, उसने साथ में क्या करा, फेंक दिया उसी टावर से। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा, ठीक है, उनमें से कौन सा नीचे गिरेगा, हैवियर वाला या लाइटर वाला, या दोनों साथ में गिरेंगे, या हो सकता है कुछ भी, कि कोई हो सकता है कि पहले गिर जाए, लेकिन बाद में जब दोनों को फेंका तो अलग अलग गिर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। क्या मैजिक खेल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है, एक बात बताओ, हर बच्चे को याद होगा, ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, √2h/g। √2h/g होता है। इसका मतलब जो टाइम है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है भाई मास पे। 1 किलो का चीज़ हो या 10 किलो का, फेंकोगे तो साथ ही में मतलब गिरेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो 3 दोस्त गए, एक 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 बंदा था, एक दोस्त था, वो बहुत ही बदतमीज़ था। उसने क्या करा कि अपने 2 दोस्तों को फेंक दिया। एक उसका मोटा दोस्त था, एक उसका पतला दोस्त था। लेकिन जो उसका पतला और मोटे दोस्त थे, दोनों साथ में गिरेंगे, ठीक है, कोई लोड की बात नहीं है, दोनों साथ में मरेंगे। बहुत सही, बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट एट दिस पोजीशन, कि एक बॉडी को ऊपर फेंका जाता है अपनी मैक्सिमम हाइट पे, उसकी कौन सी बात सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, बेसिकली आपको वो बताना और कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्या ऐसा है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा? थोड़ी देर पहले ही बताया वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, पहले बता दिया है। इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बट इट्स एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम। यार मतलब मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स एक्सेलरेशन इज़ मिनिमम, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इट्स वेलोसिटी जीरो एंड इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो ड्यू टू ग्रेविटी, ये सही कह रहा है कि हाँ ग्रेविटी की वजह से नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो क्या होता है कि जब बॉडी ऊपर जाती है ना तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस पर लगता ही रहता है, हर पॉइंट पे उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है जब हम किसी बॉल को या कुछ भी फेंक देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, कि मान लो कि वेलोसिटी का साइन अलग है, एक्सेलरेशन का साइन अलग है, दोनों अपोजिट है, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज। क्या ऐसा होगा? वेलोसिटी अगर इधर है, एक्सेलरेशन पीछे लगाओगे तो पहले तो उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, और डी एक्सेलरेशन अगर होगा तो स्पीड घटेगी ना कि बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया, कोई लोड की बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट अ इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो जाए, ठीक है, मैंने बोला किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। क्या ऐसा होगा? तो कहते हैं कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ, तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचते हैं तो वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर भी लगता रहता है। बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, तो इसका मतलब जो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी गलत है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, गलत है। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल देन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। ये अलग ही गाथा कह रहा है। यह कह रहा है कि अगर वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है किसी टाइम इंटरवल पे, तो जो एक्सेलरेशन है वो आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। देखो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो पहली बात तो मैंने साफ साफ बोला, इसकी पहले स्पीड घटेगी फिर ज़ीरो होगी और फाइनली इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। लास्ट ऑप्शन देखो 8 का डी वाला, एक पार्टिकल कैन मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ओनली इफ इट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन opposite sign the particle will move towards the origin, कि अगर एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो इफ़ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, तो अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस में ही मूव कर रही है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी होगा, अगर उसकी अपोजिट साइन है तो पार्टिकल जो है वो मूव करेगा हमेशा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। क्यों? देखो मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इधर पीछे लग रहा है, तो इसका मतलब वो ओरिजिन की तरफ आ रही है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला आंसर है वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपके बॉल के बारे में जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका है, उसकी हमें क्या निकालनी है, गलत स्टेटमेंट निकालनी है कि इसमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है।
तो इसमें देखो पहला देखो कह रहा है इट इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉल को ऊपर हम फेंकते हैं तो क्या वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाती है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें से हमें क्या निकालना था? रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी थी। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा उस पर जी ही लगता रहता है, ले देके कोई कोई लोड की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, इट मे बी हैव डिफरेंट वेलोसिटी एट द सेम पोजीशन। ये हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे उसकी डिफरेंट वेलोसिटी आपको देखने को मिले, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई लोड की बात नहीं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है, इट मे हैव द टू पोजीशन एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम पे उसकी दो पोजीशन हो सकती है क्या? यार एक टाइम पे किसी चीज़ की दो पोजीशन कैसे हो सकती है? पार्टिकल कैन नॉट हैव द टू पोजीशन एट द सेम टाइम, ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पार्टिकल को अभी, अगर तुम अभी घर पे हो तो घर ही पे हो ना, तुम्हारा कोई दूसरा कुछ आत्मा जा रखी है क्या ऑफिस में? ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी और भी देख लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रिमेन कंजर्व्ड। यार ऐसा ना बिल्कुल सही कह रहा है ये, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल का वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी है वही गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहा है फॉर द यूनिफॉर्म मोशन द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज। कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका जो रेशियो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। वो आपको बताना है क्या कितना होगा, कितना होगा, वो इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। कोई लोड की बात नहीं, इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। कह रहे व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन फ्रॉम द टी टाइम 2। मतलब ये जो टाइम 2 वाला था, फिर टाइम जो 10 सेकेंड्स था, उसके बीच में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है कि नन ऑफ दीज है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव है यार, देख नहीं रहे हो तुम लोग, पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, कोई लोड की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन बिटवीन t18 सेकेंड टू t20 सेकेंड। t18 से लेके जो t20 वाली एक्सेलरेशन है वो कैसी है? तुम्हें नहीं लगता ये नेगेटिव ग्राफ? भैया नेगेटिव ग्राफ ऐसे होता है, पॉजिटिव ग्राफ ऐसे होता है। ये नेगेटिव है, कोई लोड की बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ग्राफ को दिखाता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है इन द गिवन ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस देयर साइन। कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जो साइन है वो चेंज हो रहा है, वो आपको बताना है बस, और कुछ नहीं बताना है पूरे में। तो देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि पहले वो क्या था, जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो उसके में क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर हम ओ से T1 पॉइंट पे देखें तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि वैसे क्या है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसका मतलब वेलोसिटी में जो है साइन में चेंज आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि एक रूलर इज ड्रॉप्ड वर्टिकली through the gap between your thumb and forefinger, then find the reaction time if the displacement of the ruler is 21 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि एक रूलर था, उसको गिराया गया, उसने जो डिस्टेंस कवर की, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी वो 21 थी। फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, ठीक है। इसको यूज़ करोगे, ठीक है। एस की जगह पे कितना रखोगे? 0.21 रखोगे ऑफकोर्स सेंटीमीटर्स में, ठीक है। उसके बाद हाफ रखोगे। यूटी तो देखो इनिशियल स्पीड तो जीरो हो जाएगी ना, तो यूटी जीरो हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर बचेगा, तो हाफ एक ही जगह पे 10 रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.2 सेकेंड, ठीक है। करके देख लो, चाहे तो करके देख लो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।